चलिए प्लीज़ इधर आइए। जो टॉपिक है हम लोग का, इट्स नोन एज व्हाट, बताइए? कारो। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020। ठीक है, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020। हुआ क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ कुछ कंपनीज के ऑडिटर को क्या देता है, बोलो? ऑर्डर देता है कि तुम अपना ऑडिट रिपोर्ट तो सबमिट कर ही रहे हो। तुम अपना क्या सबमिट कर रहे हो, बोलो? ऑडिट रिपोर्ट तो सबमिट कर ही रहे हो, साथ ही साथ ये रिपोर्ट भी बना के दे देना। क्या ये गवर्नमेंट हर कंपनी को बोलता है कि कुछ कुछ कंपनीज को? कुछ कुछ कंपनीज को बोलता है कि कुछ कुछ कंपनीज का यहाँ ड्यूटी है कि कुछ कुछ कंपनीज के ऑडिटर का ड्यूटी देता है कि भाई तुम अपना रिपोर्ट तो बनाओगे ही बनाओगे। अपना जब रिपोर्ट बनाओगे, साथ ही साथ किसका रिपोर्ट सबमिट कर देना? ये कारो रिपोर्ट भी सबमिट कर देना। कारो रिपोर्ट इज एन एक्स्ट्रा रिपोर्ट विच इज गिवन बाय ऑडिटर along with his own report। समझ आ रहा है? उसी को क्या बोलता है? कारो। तो कारो यहाँ पे क्या है? कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, ये 2020 है। बात यहाँ पे डिस्कशन का ये है कि ऑडिटर तो रिपोर्ट बना ही रहा है, लेकिन क्यों कंपनी मतलब क्यों गवर्नमेंट कुछ कुछ कंपनीज का ये ऑर्डर रख रहा है? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट फिर अपने एक ऑडिटर भेजेगा कारो बनवाने के लिए, टाइम वेस्ट होगा, कॉस्टिंग लगेगा, खर्चा बढ़ेगा। इससे अच्छा वो सिंपल क्या बोलता है कि बड़ी कंपनीज के ऑर्डर को, मतलब बड़े कंपनीज के ऑडिटर को, आई रिपीट माई वर्ड, बड़े बड़े कंपनीज के ऑडिटर को अपने रिपोर्ट के साथ साथ कारो रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा कारो 2020, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020। डन है। अब एक चीज देखिए, सबसे पहले अगर मैं सीएमए हिसाब से बताऊं आपको, तो कारो तो देखिए सीए के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट इन इट, बट सीएमए के लिए ज्यादातर क्वेश्चन आता है सिर्फ इससे, एप्लीकेबिलिटी से, कि कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी से एमसीक्यू आ सकता है और आपका 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020। समझ आ रहा है? अब देखिए यहां पे वो क्या बोलता है जिसको आपको नोटिस करना है, ध्यान से देखिए। ऑडिटर ऑफ सर्टेन कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट कारो। बोलने का मतलब है ये जितना भी दिया हुआ है इन लोगों को कारो देने का जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर इन लोगों को देने का जरूरत नहीं है तो इसको छोड़ के बाकी सबको देना तो पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर पता चल गया कि किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे आसान क्या था कि किस पे एप्लीकेबल नहीं है वो बता देते हैं, बाकी सबके ऊपर क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक बात आपको ध्यान से समझ आ गया ना, ऑडिटर अपना रिपोर्ट तो देगा ही देगा, साथ ही साथ वो कारो भी देगा। कारो में कितना क्लॉजेज है देखिए, मतलब 21 मैटर पे ऑडिटर को अपना टिप्पणी देना है। 21 मैटर पे गवर्नमेंट पूछ रहा ऑडिटर को जवाब देने पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड। क्लियर? 21 मैटर है, 21 क्लॉजेस। लेकिन हम लोग 21 क्लॉजेस नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेस कवर करेंगे जो एग्जाम्स में आपका आ सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस। ठीक है, वो लोग आपसे ऐसे नहीं पूछेगा राइट डाउन द 21 क्लॉजेस ऑफ कारो और आप लिख रहे हैं आराम से बाबू सोनालू की तरह, वैसा नहीं है। वो लोग आपको एक पर्टिकुलर क्लॉज पे क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो वो लोग पूछ लिया आपसे किस पे, बताइए? फिक्स एसेट्स पे, तो आपको वो फिक्स एसेट्स पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर वो लोग उतना नहीं पूछ के आपसे क्या पूछ लिया, सिंपल सा एप्लीकेबिलिटी, या फिर वो लोग एमसीक्यू पूछा या फिर कुछ नहीं पूछा। डन है, ये भी हो सकता है। तो देखिए किस पे एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा, बैंकिंग कंपनीज पे कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। नंबर 2, इंश्योरेंस कंपनी पे भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। नंबर 3, सेक्शन 8 कंपनी पे भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बहुत 3 तो याद हुआ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8 कंपनी। 1% कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है, स्मॉल कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप यू पीपल नो दिस कंपनीज वेरी वेल। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनी आपको अच्छे तरह से पता है। तो इस पूरे पांचों में कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बताइए किस पे एप्लीकेबल नहीं है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, 1%, स्मॉल कंपनी।
डन है बच्चा लोग। फिर देखो, फिर बोल रहा है ऐसा प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा जो सेटिस्फाई करे ये सारा कंडीशंस। अगर एक प्राइवेट कंपनी है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो सेटिस्फाई करे ये सारा कंडीशन। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एप्लीकेबल हो जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? डन। तो कारो एप्लीकेबल, अच्छा कारो का फुल फॉर्म बताइए। कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020। 2016 और 2020 में क्या फर्क है? 16 में देयर वर 10 क्लॉजेस, ठीक है, और 20 में देर आर हाउ मेनी क्लॉजेस? 21 क्लॉजेस, ठीक है। 16 बहुत छोटा सा था, 1.5 पेज का था, खत्म हो जाता था। ये वाला अल्टीमेट लेवल में है। ऑटोमेटिकली मैंने इसको 5 पेज में डिवाइड किया है, लेकिन ये आपके इंस्टीट्यूट मैड में 12 पेज का है, ठीक है। उसमें भी मैं ये 5 को शॉर्टन अप कर देता हूँ, बिकॉज आपका इंस्टीट्यूट भी कहीं और से नहीं लिया, छापा ही है कहीं से, वो पूरा दिख रहा है, क्योंकि उसको खुद को भी नहीं पता कि अमेंडमेंट क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है, नो आइडिया, ठीक है। तो इधर देखिए, प्राइवेट कंपनी जो सारा कंडीशन फुलफिल करेगा उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, इट इज नॉट अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। इस लाइन का मतलब जानते हैं आप? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसे प्राइवेट कंपनी, मान लो एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, इस पे क्या कारो एप्लीकेबल होगा? नॉर्मल सेंस पे प्राइवेट कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ध्यान से, ये प्राइवेट कंपनी कोई पब्लिक कंपनी का ना सब्सिडरी होना चाहिए ना होल्डिंग होना चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? इट इज नॉट अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, यानी कि इस कंपनी को का होल्डिंग कोई पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मतलब ये एक प्राइवेट कंपनी है, समझ आ रहा है? ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसका होल्डिंग कोई पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए, ना ही ये सब्सिडरी होना चाहिए किसी और का। डन है क्या? तो आपको यहाँ अच्छी तरह से समझ आया? ये देखो क्या लिखा है, इट इज नॉट अ सब्सिडरी और अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी इसको होल्ड कर रहा है तो ये सब्सिडी बना ना। एम आई क्लियर विद दिस? तो इट इज नॉट अ सब्सिडरी। या फिर ये क्या किया है, पब्लिक कंपनी को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है, तो वो क्या बनेगा? होल्डिंग कंपनी। आप वैसा कंपनी नहीं होने चाहिए। बोलने का मतलब है, आप सिंपल सा बात याद रखिए, पब्लिक कंपनी से आप एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, आइदर एज अ सब्सिडरी और एज अ होल्डिंग। एम आई क्लियर विद दिस? तो ऐसा प्राइवेट कंपनी जो ना ही सब्सिडरी है ना ही होल्डिंग है, किसका? पब्लिक कंपनी का, तो उस पर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल अलॉन्ग विथ रिजर्व अलॉन्ग विथ सरप्लस लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ ऑन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, उसका जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, 1 करोड़ या उससे कम है, ठीक है, कौन सा डेट में? बैलेंस शीट डेट में। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उस पर्टिकुलर बंदे का उस प्राइवेट कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड देखिए क्या बोल रहा है कि उस प्राइवेट कंपनी का जो टोटल बोरोइंग है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, टोटल बोरोइंग किससे? फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन में आया कि मिस्टर राम से लोन लिया है, वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। बार बार बता रहे, टोटल बोरोइंग फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। डन है? तो लिमिट बहुत इजी है। पहला है कि वो होल्डिंग और सब्सिडी नहीं होना चाहिए। दूसरा बोलता है क्या, बोलो, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सरप्लस लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोलता है? टोटल बोरोइंग फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए। डन है क्या? फिर देखो क्या बोलता है, जो टोटल रेवेन्यू है एज पर शेड्यूल क्या 3, टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, इज लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, ठीक है। जो टोटल रेवेन्यू है, जो उसका क्या बोलो, टोटल रेवेन्यू एज पर किसका? शेड्यूल 3 इज लेस देन इक्वल टू कितना? 10 करोड़। अगर उसका ये कंडीशन फुलफिल होता है तो उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक चीज़ आप नोटिस कर चुके हैं क्या, पब्लिक कंपनी होते ही कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी होते ही एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको ये सारा कंडीशन क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा, तब एप्लीकेबल होगा। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, फुलफिल करना पड़ेगा मतलब इसके एक्सीड करेंगे तो एप्लीकेबल हो जाएगा। डन है?
तो ये रहा आपका एप्लीकेबिलिटी। CMA लेवल के हिसाब से आपके लिए एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CMA में एप्लीकेबिलिटी से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब आपको कारो का मेन पर्पस समझ आ गया ना। गवर्नमेंट किसको बोल देता है? बड़े बड़े कंपनीज के ऑडिटर को बोल देता है कि भाई तुम मेरे को अपना ऑडिट रिपोर्ट तो सबमिट करो ही, बट कुछ और टिप्पणी भी हमको दो। तो कितना टिप्पणी मांगा है? 21 टॉपिक्स पर टिप्पणी मांगा है, ठीक है। अब हम एक एक को अनफोल्ड करते हुए चलेंगे। अगर आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे के मेरा ड्यूटीज़ पढ़े थे, ऑडिटर्स ड्यूटी, तो आपको ये थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट, याद करिए, पढ़ाए तो ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट, उसी तरह से है ये थोड़ा, ठीक है। देखिए सबसे पहला आता है नंबर 1, कौन सा टॉपिक पे टिप्पणी देने बोला है? फिक्स एसेट्स पे। किस पे टिप्पणी देने बोला है? बोलो, फिक्स एसेट्स पे। देख तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। याद आ रहा है? पढ़े थे, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। ये आप बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड पढ़े थे, तो ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है। बोल रहा है कि फिक्स एसेट से रिलेटेड क्या कंपनी प्रॉपर, अच्छा जो क्लॉजेज में मैं स्टार मार रहा हूँ ना, आप वो क्लॉजेज अच्छा से पढ़ेंगे, जिसमें मैं स्टार नहीं मारूंगा आप उसको एकदम रीड कर लेंगे, ताकि आपको उतना मेहनत ना करना पड़े। ये वाला आप स्टार लगाएंगे, क्योंकि वो लोग फिक्स एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डन है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला लाइन लिख रहा है फिक्स्ड एसेट्स। बोल रहा है वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। ऑडिटर, गवर्नमेंट बोल रहा है किसको? ऑडिटर को, बड़े बड़े कंपनीज के ऑडिटर को, कि बड़े बड़े कंपनीज के ऑडिटर को ये ऑर्डर दे रहा है कि ओ ऑडिटर चेक कर तो क्या वो कंपनी जिसमें तुम ऑडिट कर रहा है वो क्या प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है क्या? व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड? शोइंग फुल पर्टिकुलर्स। फुल पर्टिकुलर्स मतलब पूरा डिटेल दिखा रहा हो। क्या क्या डिटेल? क्वांटिटी एंड सिचुएशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो वेदर, पहला फिक्स्ड एसेट्स का पहला क्लॉज कौन सा है? फिक्स्ड एसेट्स। उसका पहला पॉइंट क्या है? वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। प्रॉपर रिकॉर्ड्स कैसे? शोइंग फुल पर्टिकुलर, क्या क्या दिखा रहा है? इंक्लूडिंग डिटेल्स, क्वांटिटी एंड सिचुएशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। एम आई क्लियर विद दिस? तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, याद होगा। वेदर द कंपनी इज शोइंग, whether the company is maintaining proper records showing full particulars including details of quantity and situation of tangible and intangible assets। ये पहला हुआ। फिर खाली फिजिकल, खाली बुक्स में मेंटेन करने से नहीं होता है, एसेट को आपको फिजिकली क्या करना पड़ता है? वेरीफाई करना पड़ता है। आपके हिसाब से बुक्स में आपके पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ 8 करोड़ का बिल्डिंग था, ठीक है। अब बिल्डिंग तो डेप्रिशिएट होता है ना, यू हैव टू फिजिकली वेरीफाई व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो बहुत स्टोरी है। पहले आप देखो तो बुक्स में मेंटेन है ना प्रॉपर सिचुएशन के साथ, और सिचुएशन में कैसे मेंटेन करोगे जब तक उसको फिजिकली वेरीफाई नहीं करोगे? तो फर्स्ट वी नीड टू डू व्हाट? फिजिकल वेरिफिकेशन। तो वही पूछ रहे हैं कि देखो तो ऑडिटर, जो मैनेजमेंट है, ऑडिटर को नहीं बोल रहा है जाके फिजिकल वेरीफाई करो, ऑडिटर को चेक करने बोल रहा है कि देखो तो उस कंपनी का मैनेजमेंट फिजिकली वेरीफाई करता है कि नहीं। ऑडिटर फिजिकली वेरीफाई करने नहीं जाएगा एसेट्स को, कौन वेरीफाई करेगा? जिस कंपनी में वो ऑडिट करने का उसका मैनेजमेंट। डन है क्या? तो वेदर द मैनेजमेंट हैज कैरिड आउट, वेदर द मैनेजमेंट हैज कैरिड आउट व्हाट? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स। चेक करो तो ऑडिटर की वहां का जो मैनेजमेंट है वो फिजिकल वेरिफिकेशन किया है क्या एसेट का? कब कब? रीजनेबल इंटरवल में। और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई भी तरह का मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज है, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं? फिजिकल वेरीफाई किए, देखे कि बहुत सारा मटेरियल क्या हो गया? डिस्क्रिपेंसीज। तुम्हारा 8 बिल्डिंग था, एक अपने आप डूब गया है, ठीक है, बचा 7 है, तो ये मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज है। बिल्डिंग में चेंजेस आ गया है, बिल्डिंग 4 तल्ला का था, नीचे से क्रैक होना स्टार्ट हो गया, बिल्डिंग एक बार में सब गिर गया है, समझ आ रहा है? तो वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे ये हम लोग आके फिजिकली वेरीफाई किए, ठीक है, अब हम ये सेंटर इस हालत में छोड़ के गए और 2 हफ्ता बाद आ रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं सेंटर ऐसे ही है। जैसे अम्फान आया था, ठीक है, सब नेक्स्ट दिन पूरा
दुनिया पलट गया था 2 मिनट के लिए, बहुत कुछ हुआ था इधर उधर, तो वो फिजिकली वेरिफिकेशन होगा तब ना चेक करेंगे। सब कुछ वैसा रहेगा, जिस बिल्डिंग का उम्मीद था बड़ा बाजार में गिर जाएगा, वही नहीं गिरा, ठीक है, और जिसका उम्मीद नहीं था वो पहले गिर गया, जो नया नया बना था, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, वो पूरा अपना मतलब वो पूरा बिल्डिंग को खाली किया था, वो बड़ा बाजार में रहता है अम्फान के लिए 4 दिन कोविड में। जिसके पास जाके रुका था उसके पास ही वाला बिल्डिंग गिर गया जो नया बना था, और उसका वाला ठीक था। मतलब उसका जब बिल्डिंग करा तो जिसके घर में गिरा जहाँ वो रह रहा था वहीं पे ईटा उटा सब आ गया था, तो मौत उधर था, उधर नहीं, पता नहीं क्या बोले। वेदर द मैनेजमेंट हैज कैरिड आउट व्हाट फिजिकल वेरिफिकेशन, क्या मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन किया है क्या? अगर किया है एसेट का तो चेक करना कि रीजनेबल इंटरवल में कर रहा है, मालूम चला 10-10 साल में करता है, कोई बात हुआ, ठीक है। एंड आफ्टर डूइंग फिजिकल वेरिफिकेशन अगर कोई भी तरह का मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो वो रिकॉर्ड हुआ है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, जिससे क्या होता है कोई भी तरह का इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं एसेट्स में, तो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है, आप जो उम्मीद किए तो उस हिसाब से वो नहीं है, उसी को क्या बोलेंगे, मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज। एम आई क्लियर विद दिस? डन। अब इधर देखो थर्ड नंबर पॉइंट क्या बोल रहे हैं, थर्ड नंबर पॉइंट क्या बोल रहे हैं, वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कंपनी बोलता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है वो है ने तेने, प्रूफ दिखा, ओनरशिप दिखा, ठीक है। तुम किसी और की गाड़ी में बैठ के बोलता है तुम्हारा है, ठीक है। मान लो इसका बाइक है, ठीक है, बाइक किसका है, इसका है, वो बंदा मांगता है अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, ठीक, तेरा बहुत कर रहा है भाई, उम्मीद में ही नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती, बड़ा तेरे को आइडिया पे। सुनो ना, तो मेन तो सुनो, तुम लोग कहाँ फोकस हो जाता है। ये मांगता है गाड़ी, तो इसकी गर्लफ्रेंड पूछती है बाइक कब लिए, तो ये बोलता अभी लिए, तुरंत, आज ही लिए, सिर्फ तुम्हारे प्यार में, ठीक है। ये अब उसके गर्लफ्रेंड के नज़रों में गाड़ी किसका है, मतलब बाइक किसका है, उसका। तो आदमी बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, ठीक है, मेरा मेरा करता रहेगा, लेकिन यहाँ पे कंपनी एक ही बात बोल रहा है, यहाँ पे सिंपल सा बात यही बोल रहा है कि आपको ऑडिटर चेक करना है टाइटल डीड्स ऑफ किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का। मूवेबल प्रॉपर्टी का उसको लेना देना नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज का आप टाइटल डीड चेक करो कि कंपनी उसको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपना बोल रहा है उसका ओनरशिप चेक करो ऑडिटर, हम लोग को बताओ। अच्छा, वो प्रॉपर्टी हटा देना, इमूवेबल प्रॉपर्टी से वो प्रॉपर्टी हटा देना जो लीज में कंपनी के द्वारा, ठीक है, लीज अग्रीमेंट से एग्जीक्यूटेड है, और उसको डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। सुनो हम बता दे रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। हर इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल डीड चेक करना और उसको डिस्क्लोज कर देखना कि वो लोग डिस्क्लोज किया है कि नहीं, किस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन वो प्रॉपर्टी को मत दिमाग लगाना जो कंपनी का क्या किया है, लीज में लिया बाय लीज अग्रीमेंट। बिना लीज अग्रीमेंट के लीज में लोगे तो प्रॉब्लम होगा। लीज अग्रीमेंट के साथ लीज में अगर लिया हुआ है तब उसको इग्नोर करके बाकी मूल प्रॉपर्टी का टाइटल डीड चेक करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको देखना कि नाम दिया है कि नहीं। Am I clear with this? तो देखिए, whether the title deeds of all immovable property except property which are leased by the company with the duly executed lease agreement in company's favor। बोलने का मतलब है कंपनी एक लैंड अपना लीज पे दिया तो लीज अग्रीमेंट होना चाहिए। डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनीज, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड ओनरशिप उसका, ठीक है। आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप अकाउंट्स में करते हो वो आप नॉर्मली प्रैक्टिकली नहीं देखते हो, सिर्फ एक सम्स के तौर पे करते हो। हर चीज़ में एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। आप अगर टैक्स पे भी डिडक्शंस ले रहे होते हो, कोई भी चीज़ में डिडक्शंस ले रहे होते हो, या कैपिटल गेन का कोई हेड में डिडक्शन 54, 54F ये सब में डिडक्शन ले रहे होते हो, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल फाइल करना पड़ता है, ठीक है, तब आपको मिलता है क्या, डिडक्शन या सब कुछ। उसी तरह यहाँ पे भी। तो फिक्स एसेट्स का कितना क्लॉज कंप्लीट किए, मतलब फिक्स एसेट्स के अंदर कितना पॉइंट कंप्लीट किए, 3। पहला क्या बोला, वेदर द कंपनी हैज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ क्वांटिटी एंड सिचुएशंस ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। नंबर 2 किससे बात करता है, वेदर द मैनेजमेंट हैज कैरिड आउट फिजिकल वेरिफिकेशन एट रेगुलर इंटरवल्स।
after physical verification, if there is any material discrepancy, it has been recorded in the books of accounts. Am I clear with this? Whether the title deeds of all immovable properties have been duly checked by the auditor, except the properties which are leased by the companies through lease agreement and has been disclosed in the financial statement in company's name. Am I clear with this? आपको डॉट टू डॉट नहीं लिखना, यू कैन चेंज. अच्छा, मटेरियल चेंज लिख लीजिए, ठीक है, मटेरियल चेंज लिख लीजिए. आ जाइए 4 नंबर. वेदर द कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट. देखिए कंपनी का रीवैल्यू किया एसेट्स को, ठीक है. एसेट्स का रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स आप बनाते भी है, ठीक है, चैप्टर भी होता था आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. तो कंपनी क्या रिवैल्यूएशन किया है, क्या कंपनी रिवैल्यू किया है, किसका बताओ, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स का. एंड इफ सो, अगर किया है तो क्या उसका वैल्यूएशन में चेंजेस आ रहा है क्या. और वो जो रीवैल्यू किया है ना, वो हम तुम जैसा आम आदमी नहीं, कौन कर रहा है बोलो तो, रजिस्टर वैल्यूअर, ठीक है. अच्छा, अगर उस एसेट में कुछ चेंजेस है और चेंजेस 10% या उससे ज़्यादा है, चेंजेस 10% या उससे ज़्यादा है, तब हमको बताना. अगर चेंजेस 10% से कम है तब हमको मत बताना. समझ आ रहा है. देखो एसेट रिवैल्यू होगा, ठीक है, एक साल में एसेट घटा और एसेट घटने का जो वैल्यू है परसेंटेज है वो सिर्फ 0.5% है. तो क्या हमको कारो रिपोर्ट में उसको बताना है? द आंसर इज नो. समझ आ रहा है. अगर एसेट का वैल्यू चेंज होता है जिसका चेंजेस कितना परसेंट जाता है, 10% या उससे ज़्यादा, तब आप मेरे को स्पेसिफाई करना. एम आई क्लियर विद दिस? तो देखो वही लिखा है, वेदर द कंपनीज हैज रीवैल्यूड इट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स. वेदर द कंपनीज हैज, बोलो, रीवैल्यूड इट्स tangible or intangible assets, and if so whether its valuation based on the valuation by register value. तो बोलने का मतलब है whether the company has revalued its tangible and intangible assets and such revaluation has been done by the register valuer, and if there is any changes up to 10% or more, then such should be reported in Caro. Am I clear with this? Done. Next, last, whether any proceeding have been initiated or pending against the company for holding any benami property. ठीक है. If yes, whether the company has appropriately disclosed the details in its financial statements. Now what do you mean by benami property? अब प्रॉपर्टी जो किसका है उसका कोई पता नहीं था, जो यूज़ कर रहा है लोग उसको मान लेते हैं वो उसका है, बाद में अचानक से कोई पैदा होकर आ जाता है कि ये मेरा है, फिर वो मेरा है. जैसे राजरहाट में क्या होता है, एक ही ज़मीन को दिखाने के लिए 8-9 एजेंट घूम रहे होते हैं, भयंकर फ्रॉडुलेंट होता है. राजरहाट में ज़मीन का बात कर रहे, आज से 5-6 साल पहले बहुत सस्ता में ज़मीन मिलता था. लाइक आप आराम से 3 कट्ठा 4 कट्ठा ले लेंगे 16-17 लाख रुपए में, ठीक है. एंड 16-17 लाख ज़्यादा नहीं है. 4 कट्ठा में आप यहाँ लेने जाएंगे, इधर का एरिया गिरीश पार्क का एरिया या मानिक तल्ला वाला, वो पूरा जो नॉर्थ वाले एरिया पड़ेंगे, आप लूट जाएंगे. 1 करोड़ तक चला जाएगा 4 कट्ठा खाली ज़मीन लेने के लिए. हाँ, साउथ साइड में भी चले जाइए. उसका साउथ का मतलब है घरिया वरिया साइड. वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द, क्या बोलो, कंपनी फॉर होल्डिंग एनी व्हाट, बेनामी प्रॉपर्टी. आपको बस इतना बताना है, क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई पेंडिंग केस चल रहा है क्या, रिलेटेड टू व्हाट, बेनामी प्रॉपर्टी. हम जब तक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं वो बेनामी नहीं होता है, ठीक है. लेकिन अगर उस पर डिस्प्यूट आ जाती है, मेरा और ओनर कितना है 3-4, और प्रॉपर्टी ऐसा है जो ओनर ही डिसाइडेड उसका नहीं है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी. और उससे रिलेटेड ना बहुत लंबा केस चलता है, तो आपको सिर्फ डिस्क्लोज करना है कि उसका केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तो बेटा ये फिक्स एसेट्स क्लियर हुआ आपको, समझ आ रहा है. इसको आप स्टार दे दीजिएगा. हाँ, मतलब ये आप पढ़ के जाइएगा, वो आप लोग से ना कारो को इनडायरेक्टली वे में पूछ सकता है, ठीक है. व्हाट इज अ प्रोसीजर टू ऑडिट फिक्स्ड एसेट एज पर कारो, व्हाट, तो डायरेक्ट पूछ सकता है.
what will be the matter to report under कारो in case of fixed assets? तो समझ जाना, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और कारो नहीं दिखा तो फुल फॉर्म दिखेगा, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, मत बोलना कारो नहीं दिया है, वही है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोलो, इन्वेंट्रीज, एक बार रीड करिए। नेक्स्ट क्या है बच्चा लोग बताओ, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है, स्टॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है ऑडिट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ ऑडिट टू स्टॉक्स, तो स्टॉक से रिलेटेड वो पूछ सकता है। 1 नंबर और 2 नंबर मतलब ए और बी, देखो पढ़ के देखो सेम है जैसे हम लोग फिक्स एसेट्स में पढ़े थे, ठीक है, कि मैनेजमेंट क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या इन्वेंट्री का, रीजनेबल इंटरवल में विद फुल कवरेज, ठीक है। फिर दूसरा पूछ रहा है अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हुआ है यानी कि चेंजेस हुआ है 10% और मोर इन द अग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वेयर नोटिस्ड एंड इफ सो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद द इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इन्वेंट्रीज में चेंजेस हुआ है, ठीक है, और उसका चेंजेस कितना है 10% या उससे ज़्यादा हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है, वो बुक्स में है कि नहीं वो चेक करना है। डन है क्या? थर्ड और फोर्थ, हाँ तो उसमें क्या है बोल, तो फिर 10 तो इंक्लूड नहीं होगा ना, 10 या उससे ज़्यादा, ठीक है, ये बोलने मांग रहा है। बच्चा का उतरा नहीं है, कल क्या चढ़ाया था रे? तब बाकी दिन चढ़ाता है। इधर आओ, जो चढ़ाता है उसको सैटरडे संडे मंडे का जरूरत नहीं होता, वो हम समझ गए तेरा एक्सपीरियंस। आ जाओ आ जाओ। Has the company has obtained any working capital loan facility during the year in excess of 5 crore on the basis of security of current assets? फिर डी वाला भी पढ़ो, सेम है दोनों, मतलब दोनों के एक साथ पढ़ना है। देखो ये बोलने क्या मांग रहा है, आपका जो इन्वेंट्री होता है यानी कि जो आपका बेसिकली ये एक एसेट होता है, और ये कौन सा एसेट होता है, करंट एसेट्स होता है, ठीक है। आपको चाहिए था लोन, और हम बोल सकते हैं इन्वेंट्री आपका वर्किंग कैपिटल है, आप इसको यूज़ करके काम करते हो, इट्स अ वर्किंग कैपिटल फॉर यू पीपल। आपको चाहिए था लोन और आप गए बैंक के पास, बैंक ने आपको लोन दिया और आपने क्या किया, गिरवी पे सिक्योरिटी पे अपने करंट एसेट्स को रखा, ठीक है। इन्वेंट्री को जाके बैंक के दुकान में ऑफिस में नहीं रख देता, लो गिरवी। गिरवी का मतलब होता है यू गिव अ डिक्लेरेशन कि वॉट एवर माइट बी माई स्टॉक, वॉट माइट बी माई स्टॉक, वो पूरा आपके गिरवी पे रहेगा। अब स्टॉक एक ऐसा एसेट है जो चेंजेस होता रहता है, वो एकदम फिक्स्ड एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए इसको करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक जब लोन देता है ऑन वर्किंग कैपिटल लोन, और वो जब लोन देता है तो सामने वाले के ऊपर एक ऑब्लिगेशन रहता है कि उसको अपने स्टॉक का क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। समझ आया कि मेरे पास इतना स्टॉक अभी है,
फिर 3 महीना बाद मेरे पास इतना है। तो वो जो रिटर्न स्टेटमेंट बैंक को दे रहा है, ऑडिटर पर चेक करेगा कि बैंक के पास जो स्टेटमेंट जा रहा है स्टॉक का वो सेम उसके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मालूम चल रहा है वो बैंक वाला को झूठा एकदम दिखाया जा रहा है, मेरे पास इतना स्टॉक है और बुक्स में अपना स्टॉक ही नहीं बचा है। समझ आ रहा है? तो ये दो चीज़ इसमें वो यही भाषा वो बोलने मांग रहा है। वो यहाँ बोलने मांग रहा है कि एकदम रीड करेंगे, हैज़ द कंपनी हैज़ ऑब्टेन एनी वर्किंग कैपिटल लोन। क्या कंपनी वर्किंग कैपिटल लोन लिया है क्या? वर्किंग कैपिटल लोन लिया है क्या? फैसिलिटी ड्यूरिंग कब? ईयर। इन एक्सेस ऑफ कितना बताओ? 5 करोड़। इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़। क्या वर्किंग कैपिटल लोन? प्लीज ध्यान से देखो, एक वर्ड है यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल लोन। क्या कंपनी वर्किंग कैपिटल लोन किया है क्या? और कितना लिया बोलो? एक्सेस ऑफ 5 करोड़। यहाँ पे 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। 5 करोड़ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? सिक्योरिटी ऑफ करेंट एसेट्स। तो यहाँ पे अपना सिक्योरिटी ऑफ करेंट एसेट्स मतलब इन्वेंट्रीज। डन है। आर द क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक इन अग्रीमेंट विथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। समझ आ रहा है कि वो जो एक्चुअली इतना ड्रास्टिकली गलत वे में ड्राफ्टेड है कि अचानक से सी के बाद कोई डी पड़ेगा तो समझ नहीं आएगा। बट आपको अब समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप वर्किंग कैपिटल लोन लोगे तो आपको तो क्वार्टरली रिटर्न देना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक है वो एक जैसा थोड़ी ना है। हमको अपने लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए हमको उतना रिटर्न्स नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज वो गिरवी पे वो एसेट रहेगा। लेकिन स्टॉक्स तो आज है, कल कम है, कल परसों ज़्यादा है। कौन सा स्टॉक वर्किंग प्रोग्रेस है, कौन सा स्टॉक कंप्लीटली फिनिश्ड गुड्स हो चुका है, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, हर चीज़ अलग है। तो यू हैव टू सबमिट व्हाट? क्वार्टरली रिटर्न। तो बस इतना ही पूछने बोल रहा है। दो चीज़ तुमको बताना है कि कंपनी अगर वर्किंग कैपिटल लोन लिया है इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ गिरवी रख के करंट एसेट, तो ये बताना है। और साथ ही साथ बताना है कि जो भी क्वार्टरली रिटर्न्स बैंक के पास सबमिट होता है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास सबमिट होता है वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अग्रीमेंट में है कि नहीं। अग्रीमेंट मतलब सेम है कि नहीं है। अगर नॉन अग्रीमेंट है मतलब सेम नहीं है, तो डिटेल बताओ कि क्या सेम नहीं है। यहाँ पे अग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला अग्रीमेंट नहीं बेटा, यहाँ पे अग्रीमेंट मतलब एक जैसा। समझ आ रहा है? अग्रीमेंट भी क्या होता है? जब दो लोग एक मैटर पे अग्री करते हैं, इसीलिए तो उसको अग्रीमेंट बोलते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? तो यहाँ पे भी अग्रीमेंट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्वार्टरली स्टेटमेंट अगर अग्री नहीं कर रहा है तो ये बताना पड़ेगा आपको। होप सो आपको समझ आ रहा है ये, ठीक है? ये भी आप स्टार देंगे। डन है? श्योर? आ जाइए नेक्स्ट। बस ये आखिरी स्टार है, उसके बाद सब रीड है, ठीक है? मतलब ये 3 तो आपको एकदम चीनी लगा के चाटना है, एकदम आराम से, प्यार से। अगर भूल जा रहे हो तो फिर वीडियो देखना, मैंने तो समझा के भी उसको रेडी रखा है। अब इसको तो मैं गोदी में बैठ के याद नहीं करा सकता, बट ये मतलब हम नहीं बैठेंगे, तुम लोग अपने घर में बैठेगा, लेकिन उसको पढ़ लेना। इधर आओ, नेक्स्ट क्या है बोलो? लोन गारंटी एंड इन्वेस्टमेंट। लोन गारंटी एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट क्या है कि ये आपको समझ थोड़ा सा दिक्कत होगा, बिकॉज ये सब आपके फाइनेंस लेवल के लॉ से रिलेटेड है, ठीक है? देयर इज अ सेक्शन नोन एज लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट ऑफ सेक्शन 185, 186 इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो वो चीज़ अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आए। देखिए, बोल रहे हैं कि क्या कंपनी कोई भी साल में, कोई मतलब उस ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट किया है क्या, या फिर गारंटी दिया है क्या, या फिर कोई सिक्योरिटी दिया है, ठीक है, या फिर लोन दिया है या एडवांस किया है क्या, लोन और एडवांसेस लिया है क्या, विच आर कैरेक्टराइज्ड एज लोन टू एनी पर्सन, बॉडी, कॉर्पोरेट। इफ येस, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी फर्निश्ड। ये लाइन बस इतना ही बोल रहा है कि कंपनी अगर लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी किया है तो हमको इस मैटर पे डिटेल चाहिए। नहीं समझ आ रहा है? वेदर कंपनी, आपको यहाँ पे सिंपल सा लिखना है, वेदर द कंपनी हैज़ ड्यूरिंग द ईयर हैज़ गिवन व्हाट? लोन, मेड इन्वेस्टमेंट, गिवन गारंटी और सिक्योरिटी, देन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी फर्निश्ड। ठीक है? ऊपर वाला कुछ पढ़ने का नहीं है। मेन क्या है? 1 2 3 4 5 6 भी है। आ जाओ,
देखो, टोटल अमाउंट गिवन ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी वो गारंटी इन्वेस्टमेंट जो भी अमाउंट दे रहा है, एंड द बैलेंस ड्यू एज एट द बैलेंस शीट डेट टू सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स। बोल रहा है अगर कंपनी अपने सब्सिडरीज को, अपने जॉइंट वेंचर्स को और अपने एसोसिएट्स को कोई अमाउंट दिया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, तो आपको वो सब कुछ क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, आप अगर कंपनी किसी को लोन दे रहा है, गारंटी दे रहा है, इन्वेस्टमेंट दे रहा है, जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है कंपनी का, वो प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए कंपनी के इंटरेस्ट से। प्री जुडिशियल का मतलब हार्मफुल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, ठीक है, जुडिशियल वैल्यू के बाहर। समझ आ रहा है? आपको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो प्रोटेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो एट द एंड वो हार्मफुल हुआ कि नहीं हुआ आपके लिए? तो इट मस्ट बी नॉट व्हाट, बोलो, प्री जुडिशियल टू कंपनीज इंटरेस्ट। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए, आर नॉट, बोलो, प्री जुडिशियल्स टू कंपनीज इंटरेस्ट। एम आई क्लियर विद दिस? थर्ड, आप लोन दे रहे हो तो आपको शेड्यूल तो करना पड़ेगा ना कि रीपेमेंट कब होगा, इंटरेस्ट कब लेना है। समझ आ रहा है? तो वही लिख रहा है, वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वेदर द शेड्यूल ऑफ व्हाट, बोलिए, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड एंड वेदर द रीपेमेंट्स और रिसिप्ट्स आर रेगुलर। बोलने का मतलब है कब पेमेंट देना है, प्रिंसिपल अमाउंट का या इंटरेस्ट का, वो स्टिपुलेटेड है। स्टिपुलेटेड मतलब दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है कि कब आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है और कब आपको इंटरेस्ट देना है। और ऑडिटर तुम वो चेक करना कि वो स्टिपुलेटेड है। और दूसरा, खाली लिखने से तो नहीं होगा ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड्स में तो लिख दिए हो, एक्चुअल में रीपेमेंट हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करो। लिखने को लिख दिया हर महीना का 1 तारीख देंगे, वादा को बहुत करते हो, देखना पड़ेगा ना कि वादा निभा रहे हो कि नहीं। क्यों भाई? Whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated, दिया है कि नहीं चेक करो, पूरी अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन्ड है कि नहीं, दिया हुआ है कि नहीं। और whether the repayment और receipts are regular, ऐसा तो नहीं 1 महीना देता है, 2 महीना नहीं देता, फिर 1 महीना दे देता है, फिर 1 महीना नहीं देता, जब मांग रहे तब देता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डन है? देखो बेटा, अगर कंपनी का लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और उस पर उसको रिटर्न्स नहीं मिले, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिले, तो कंपनी के लिए गलत है। हम लोन दे दिए और लोन दिया हुआ है और हम कंपनी आराम से घूम रहा है बिना कोई टेंशन के, तो दिक्कत हो जाएगा। और कारो किस पे एप्लीकेबल है? बड़े बड़े कंपनीज पे, स्पेशली अगर नोटिस करो देखो पब्लिक कंपनीज पे। और पब्लिक कंपनीज पे कारो क्यों एप्लीकेबल किया? बिकॉज गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे जो पैसा लगा हुआ है वो आम पब्लिक का है, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में तुम अपना पैसा में आग भी लगा दो, हमको उससे मतलब नहीं है। तुम लगा दो आग अपने कंपनी पे, हमको एकदम मतलब नहीं है। पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा जा रहा है। ऐसा गवर्नमेंट इमोशनल होकर बात करता है, लेकिन बहना नहीं इस इमोशन में, घंटा उसको पब्लिक से मतलब है। डन है? बस वो खुश मत हो जाना, और ऐसा नहीं है, ठीक है। इधर टोटल अमाउंट ओवर ड्यू, मान लो कंपनी लोन दिया और उसको रीपेमेंट नहीं हुआ और अमाउंट ड्यू हुए मोर देन कितना हो गया, 90 डेज। क्योंकि देखिए 90 डेज के बाद अगर कोई गिरवी दे के आप लोन लेते हो, मतलब कंपनी सिक्योरिटी पे लोन लेते हो, वो एसेट बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। डन है? 90 डेज के बाद, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनपीए बोलते हैं। डन है? तो 90 डेज इज अ वेरी गुड अमाउंट, मतलब गुड डे। तो अब होता क्या है कि टोटल अमाउंट ओवर ड्यू, जो टोटल अमाउंट क्या है बोलो, ओवर ड्यू है, मोर देन व्हाट, 90 डेज। 90 डेज हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला, और वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। पैसा नहीं दिया, 90 दिन ड्यू हो गया, ड्यू हुए हुए, और कंपनी आराम से चाय बिस्किट खा रहा है संडे के दिन, वो नहीं चलेगा। मंडे के दिन वो एक्शन लिया है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा संडे ही क्यों, कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा चीज़ है। अगर मनी ओवर ड्यू, मतलब पेमेंट आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिला, और कितना दिन से नहीं मिला, 90 दिन नहीं, मोर देन 90 डेज, 90 डेज से ज़्यादा, तो देन इन दैट केस हम लोग चेक करेंगे कि वो कंपनी उससे रिलेटेड कुछ एक्शन लिया है कि आराम से बैठा हुआ है। डन है? तो
तो ये सिर्फ आपको आंसर करना है। देखिए आपके एग्जाम पर्पस के लिए यही है, जब कारो रिपोर्ट बनता है तो ये कॉपी पेस्ट होता है, येस और नो होता है और रिपोर्ट सबमिट हो जाता है। ठीक है, समझे हम क्या बोले? जब ऑडिट करते हैं लोग तो कुछ नहीं करते, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं रिपोर्ट के फाइनल में, येस नो करके चेंज करते और सबमिट कर देते लास्ट में साइन मार के। ठीक है ना। अब हम लोग देखो टैक्स में भी कैलकुलेट करते हैं इतना बैठ बैठ के, टैक्स लाइबिलिटी स्लैब्स 2.5 लाख तक नील, फिर नौटंकी, फिर माइनस, कुछ नहीं करना पड़ता है रियल लाइफ में। उसके लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर आता है। ठीक है, आप साइट में जाएंगे वहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर आता है, वहाँ सब डालना पर तो लोग खुद कैलकुलेट करता है, टेंशन ही नहीं है, वो सब अभी के लिए सिर्फ ज़रूरत है। आ जाइए इधर आओ। लोन इज गिवन which was due for repayment. Loan is given which was due for repayment during the year and has been renewed or extended or fresh loan granted to settle the overdue of existing loan given to the same party if he has specified the total amount. इसमें क्या नीच हरकत क्या पता है? कंपनी को रीपेमेंट मिलने वाला था लोन का, आज का डेट था, कंपनी क्या किया ना, उसी लोन का एक्सटेंड कर दिया डेट को। समझ आ रहा है? आज मिलने वाला था पैसा, एक्सटेंड कर दिया। जब जब ड्यू अमाउंट आने से पहले लोन का एग्रीमेंट को क्या कर दे रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। अगर ऐसा कुछ किया है तो ऑडिटर प्लीज बताओ। या फिर कुछ ऐसा कर दिया, मान लो हमको इससे 50 लाख मिलता, ठीक है, ड्यू डेट में हम इसको 70 लाख का लोन दे दिए ताकि 50 लाख का लोन दे दे मेरे को। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो? अब तुम लोग अगर लॉजिक लगाएगा, हम 70 लाख दिए ताकि ये मेरा ही 50 लाख दे दे। ठीक है, तो इसके हिसाब से ओवर ड्यू हो रहा है, मेरे को देने का बात और कितना आ रहा है, 20 लाख, लेकिन मेरे हिसाब से हम कितना लोन दिए, 70 + 50 भी तो मेरा ही है। समझ आ रहा है? ये हिसाब समझ आता है तो तुम लोग को वही है, जिसको नहीं समझ आ रहा छोड़ दे भाई। 6. Whether the company has given any loans or advances in nature of loan, either repayable on demand or without specification of any terms or period repayment, if so specify the total amount. यहाँ पे ये लाइन बोल रहा है, क्या कंपनी ऐसा कुछ लोन दिया है जहाँ पे वो डिमांड पे मांगेगा? जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने दोस्त लोग को 10-20 रुपए देते हैं तो याद नहीं करवाते हैं कि दिए थे, लेकिन मान लो तुम अपने ही दोस्त को 50,000 दिए हो और वो बोले 1 हफ्ता में देंगे, तो 1 हफ्ता ख़त्म होते ही तुम एकदम रेडी हो जाओगे नेक्स्ट दिन ही कि पेमेंट दो। ठीक है, तो कभी कभी कंपनी ना ऐसा लोन दे देता है, दे दिया है, मांग नहीं रहे, उसके ऊपर है, देना होगा मतलब जब डिमांड करेगा तब मांगेगा, ऐसा कोई टर्म एंड फिक्स्ड नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ है जो लोन ऐसा सेट किया जो ऑन डिमांड है, तो आप मेरे को वो बताओ और उसका अमाउंट कितना है ये भी बताओ। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, कारो का 3rd पॉइंट तक। ठीक है, बाकी सब मैं आपको एकदम क्विक वे में लिखवा देता हूँ ताकि आप उसको लिखवा देता हूँ, मतलब ये लिखा हुआ एक लाइन मैं मार्क करा देता हूँ और आप वो रीड करके जाएंगे। लेकिन इस 3 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। ठीक है, बाकी तो एप्लीकेबिलिटी आपको लिखना ही है, मतलब अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप यहीं तक पढ़ना कारो को। ठीक है, अगर एग्ज़ाम के पहले एक दिन टाइम अगर रिवीजन का आपको देना है तो पहले यहीं तक देना, फिर आगे आप कुछ डिस्कस करना, टाइम वेस्ट मत करना, मैं बार बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टू डायरेक्टर। अब तुमको ना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सुनो, क्या कंपनी अगर लोन दे रहा है डायरेक्टर को तो 185-186 फॉलो करके दे रहा हो? बोलने का मतलब समझा? वेदर कंपनी हैज़ गिवन लोन is in compliance with section 185 and 186. Whether company has given loan to directors is in compliance with section 185 and 186. बस इतना लिखना है कि ऑडिटर बताओ तो कंपनी लोन दिया है क्या डायरेक्टर को, अगर दिया है तो एज पर सेक्शन 185 और 186 का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही दिया हो। एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, कंपनी का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है। अगर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो कंपनी एक्सेप्ट करना चाहिए डिपॉजिट एज पर सेक्शन 73 to 76A। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 to 76A। ये कंपनीज एक्ट में आप लोग डिपॉजिट्स के बारे में जानते हो। ठीक है, बट CMA लेवल के लिए डिपॉजिट्स एंड ऑल कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पूरा क्लियर है? मैं लिखवा दूं क्या एक लाइन, समझ जाओगे ना?
अच्छा, कॉस्ट रिकॉर्ड याद है? कॉस्ट रिकॉर्ड पढ़े थे ना हम लोग, 148 याद आ रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड? तो बस इतना ही बोल रहा है कि इफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज एप्लीकेबल, इफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज एप्लीकेबल। अच्छा, कॉस्ट रिकॉर्ड किस फॉर्म में बनता है? और ऑडिट रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट में पहले बात होता था रिकॉर्ड का 35 करोड़ वाला, ठीक है। उसके बाद बात होता था सेक्टर्स का, टाइप ए सेक्टर्स, टाइप बी सेक्टर्स। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन था वो, नीच लोग उसको भी खा जाता है। तो आवाज़ ज़्यादा है क्या? पूरा पूरा में आवाज़ है? ठीक है, वो हम एक बार फिर रिकॉर्ड कर देते हैं। मतलब करवा ही देते, ठीक है। मतलब नीच आदमी वो तुम देखा ही नहीं, आवाज़ आ रहा था तो पूरा क्वालिटी सर्विस चाहिए उसको। मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुमको कुछ नहीं समझ आएगा जिसके साथ तुम बंद ही कर दिया आराम से। काम ही चलाओ तो करने दिए थे। इधर आओ। डिपॉजिट ऑफ व्हाट? स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब जानते हो ना कि बहुत सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रेचुइटीज़ हो गए, पेंशन्स हो गए, और भी प्रोविडेंट फंड हो गए, हर तरह का एम्प्लॉयर का पैसा हो गया, ये एम्प्लॉय का पैसा हो गया, सब स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है। तो बस इतना ही बोल रहा है कि कंपनी क्या अपना रेगुलर स्टैट्यूटरी ड्यू मेंटेन करता है ना? क्या ऐसा कोई ड्यू है जो मोर देन 6 मंथ हो चुका है? तो प्लीज़ इसके बारे में हम लोगों को बताओ। ऑडिटर तुम चेक करो तो क्या कंपनी का कोई अनरिकॉर्डेड इनकम है क्या? छुपा के इनकम करता है क्या? चोरी छुपे, समझ आ रहा है? छुपा के इनकम मतलब क्या, जो हम लोग को पता नहीं है। अब एक चीज़ नोटिस करो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिसमें हम रजिस्टर्ड है, जिसमें मेंबर है एज एन एडवोकेट, ठीक है, हम ऑल इंडिया प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज पर देयर रूल आई कैन नॉट टीच, ठीक है। उनके रूल के हिसाब से हम पढ़ा नहीं सकते। और अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो फिर मैं 2 आवर्स अ डे पढ़ा सकता हूँ, वो भी फ्री, ठीक है। मतलब एज पर सोसाइटी वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा कोई मेरा। क्लियर हो? इतना गुर्दा रखते हैं, ऑनलाइन में बकते हैं, उतना औकात नहीं है अभी, बड़ा नहीं है अभी, देखते आगे कौन बढ़ा लेगा। तो सीधा रूल है यहाँ पे। धमका रहा, ब्लैकमेल शुरू कर दिया। ब्लैकमेल नहीं करता, हम कुछ नहीं बोलते, एकदम आप गए। बच्ची तो एकदम सिग्नल दे रही है, अब तो गए, डन है यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या है? अब ये जो इनकम है ये मेरा क्या है? अनरिकॉर्डेड इनकम है, ठीक है। इसका रिकॉर्ड नहीं है। अब तुम लोग बैंक में पैसा देता है जो उसका रिकॉर्ड आ जाता है, जो कैश में दिया वो पूरा मेरा नहीं। ब्लैक मनी का पहला बात तो तुम लोग जो ब्लैक मनी को समझ लिया ना, हम पहले वो ठीक कर दे। आपका ब्लैक मनी पैसा आपके पास है, वो ब्लैक नहीं है, नहीं तो हर मम्मी के पास ब्लैक मनी है, ठीक है। पहला बात वो ब्लैक मनी का मतलब ब्लैक मनी जनरेट कहाँ से होता है? आपका एक ऐसा कमाई है जो इलीगल कमाई है, कमाई ही गंदा है, गंदा कमाई है, चोरी चमारी ड्रग्स, वो कमाई को आप वाइट करते हो, प्योर करते हो, उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। समझ आ रहा है? लक्ष्मी चिट फंड यही सब करता है बे तो। डन है क्या? क्लियर हुआ? अच्छा, बाकी आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, 11 नंबर फ्रॉड आप तो जानते ही, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। हाँ हाँ, बस और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। यहीं तक पढ़ना, 10 तक। डन? क्लियर है? तो
आप यहाँ पे इसको कारो रिपोर्ट तक यहीं तक पढ़ेंगे। डन है। ओल्ड सिलेबस है तेरा? हाँ है तो।